रिकॉल करते जाना, जो बच्चे प्रेजेंट थे वो लोग तो शायद थोड़ा बहुत आंसर कर सके। तो हेडिंग डालो सबसे पहले ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है। लर्श, व्हाट इज ग्रेविटेशन? हाँ, व्हाट इज ग्रेविटेशन? any two bodies has a attraction force और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखते चलना, अगर नहीं लिखा है तो जिन्होंने लिखा है कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है यूनिवर्सल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। यूनिवर्सल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। यूनिवर्सल फोर्स between any two bodies। ठीक है, अब इसमें इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है कैप्लर्स लॉ। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ, कैप्लर ने 3 लॉ दिए किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिटरी मोशन के। ठीक है, अगर वो अपने ऑर्बिट पे मोशन करता है, ठीक है, तो उसके लिए उसने 3 लॉ दिए। जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या था वो? प्लैनेट ट्रैवल्स इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। तो जो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, जिसमें सन जो होता है उसके वन ऑफ द फोकस पे होता है, और ये जो पाथ वो ट्रैवल करते हैं इस पाथ को ही इलिप्स बोलते हैं या इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। सेकेंड लॉ क्या था बताओ? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया इसी से रिलेटेड था, थोड़ा सा समझना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल एरिया स्वीप करता है। अगर मान लो ये यहाँ पर सन हो गया, यहाँ पर प्लैनेट है या अर्थ है मान लेते हैं, तो ये सन और अर्थ को जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन हो गई। समझ में आया? हो सकता है 10 दिन के बाद अर्थ की पोजीशन यहाँ पर आ जाए, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 10 डेज में वो कितने एरिया से स्वीप किया, ये जो एरिया होगा वो एक इमेजिनरी एरिया जिससे वो स्वीप किया 10 डेज में। क्या ये क्लियर हो गया? ये एरिया हर 10 डेज के लिए क्या होगा? सेम होगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल एरिया से वो स्वीप करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब अर्थ सन के पास आएगा तो उस समय ये वाला डिस्टेंस तो कम हो गया, तो यहाँ पर इक्वल एरिया कैसे बनेगा उतने ही दिनों में? तो उसका कारण होता है कि जब अर्थ सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जब वो सन के पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम पे, सो दैट ये वाला एरिया क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या है ये लॉ बताओ? जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द सन, उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, उसके रोटेशन में जो एक रोटेशन में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो प्लैनेट और सन के बीच में अलग अलग डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो जो मीन डिस्टेंस या जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसके क्यूब के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये समझ में आ गया? ये जो थर्ड लॉ है इसको प्रूव करने का या इसको डिराइव करने का क्वेश्चन यूजुअली आता है, तो ये ध्यान से समझना, हम आज की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या ये तीनों लॉस क्लियर हो गए? सबसे पहले ये बता दो, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं।
न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। मैं पूरी स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखाऊंगा, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज है M1 और M2, कोई दो बॉडीज है M1 और M2, ठीक है, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या ये क्लियर हो गया? अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, और उस कांस्टेंट को हम G से डिनोट करेंगे, और यहां पर G को हम क्या बोलते हैं? G को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स फिक्स होती है। इस वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है? 6.67 into 10 to the power -11। और अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर देख लो, G की अगर आप एक्सप्रेशन निकालोगे या G की वैल्यू फॉर्मूला बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? F into R स्क्वायर अपॉन M1 into M2। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट पता चल जाएगा। F मतलब फोर्स, यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R डिस्टेंस के लिए है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा? मास दो बार आ रहा है, केजी इंटू केजी, मतलब क्या आ जाएगा? पर केजी स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन भी पूछ सकता है। डायमेंशन निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? ml t-2। फिर यहाँ पर r स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस आ गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? L2 डिवाइडेड बाय m1 m2, मतलब केजी मास इनटू मास, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? m2। तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो m की पावर -1, L2 और L1 कितना बन जाएगा? L3, और t की पावर कितना हो जाएगा? -2। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? चेक कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में छोटा सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशन में कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी में एक बॉडी जो होगी वो अर्थ होगी। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसे ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो लिखो यहां पर, इट इज स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स by which earth attracts any other object, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, जैसा अभी हमने देखा, G m1 m2 अपॉन क्या है? R स्क्वायर, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G m1 की जगह पे हम यहां पर क्या लगेंगे? me का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ। m1 की जगह पे हम ले लेते हैं m अपॉन r, जो है उसको हम ले लेते हैं re का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला उस सिचुएशन में है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे, मतलब कि यहां पर है, तो ये अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या हो गया? अर्थ के रेडियस के इक्वल, और ये आ गया अर्थ का मास। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाला, इसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में m इनटू g भी लिख सकते हैं। तो m इनटू g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? g m e इनटू m अपॉन क्या हो जाएगा? ये re स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज?
यहां पर ये m और m कट जाएगा तो ये स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू हो जाएगी g इंटू एम ई अपॉन क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? और ये जो स्मॉल g है इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और स्मॉल g की वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करे? कैपिटल G के ऊपर, जिसकी वैल्यू फिक्स है, हमने अभी डिस्कस की कितनी होती है इसकी वैल्यू, ये ठीक है। और दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर दी, एमई, एमई मतलब मास ऑफ अर्थ, और क्या है आरई, आरई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ये भी नोट डाउन कर लो, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ अर्थ याद है किसी को? 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। कहीं पर 6.01 ऐसा कुछ भी लिखा होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू दी पावर 1 kg, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ RE 6.64 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर्स। अगर मीटर में लिख लो, किलोमीटर में लिखोगे तो 6600000 664,000। ठीक है, हो गया ये? ओके, तो जब इन सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करोगे तो जी की फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कहां पर आती है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो यहां पर नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, इट इज मैक्सिमम value of G at the surface of the earth, at the surface of the earth। हो गया, हटा दो इसको मैं। अब ये जो स्मॉल g की वैल्यू है, इसमें हाइट और डेप्थ का जो जो इफेक्ट होगा उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी, ठीक है। तो सपोज अगर मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस हो गया, इसको हम डिनोट कर देते हैं आर ई से। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेडियस या अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर पे हम लेके जा रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने रिसेंटली पढ़ाया है ये टॉपिक, तो जिनको पता है वो लोग डिराइव करना चालू करो, ठीक है। उन दोनों को बताया था ना, ट्राई करना ये वाला, ठीक है। ये अर्थ का रेडियस आर ई हो गया, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पर था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया जहां पर अर्थ का मास हो गया m, और उसको फिर हम एक सर्टेन हाइट पे ले गए, h पे ले गए, और अब उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा वो ऑब्जर्व करेंगे या उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, चलो इधर पे देखते जाना एक एक करके कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं दो पॉइंट लेता हूं, यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया अर्थ के सरफेस वाला, जिस पॉइंट को ए अज्यूम करता हूं, ये पॉइंट बी जो सर्टेन हाइट एच पे, ठीक है। पॉइंट ए अर्थ के सरफेस पे है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने डिराइव किया था, बताओ क्या था? वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो क्या था? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज तो यार हमें समझ में आ रही है कि जी की वैल्यू तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, लेकिन आर ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे। तो ये एट पॉइंट ए हो गया ना, एट ए हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है, जी की वैल्यू।
जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, बी पे लेके जाएंगे, तब उसकी वैल्यू को हम किससे डिनोट कर देते हैं, जी डैश। तो जो जी डैश की वैल्यू होगी, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ई अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का, आर ई प्लस एच। तो ये आ जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये कहां पर आ रहा है, एट पॉइंट बी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब हमें दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए कि भाई कितना हो गया, कितने टाइम्स हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये जी डैश अपॉन जी, और इधर पे क्या आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ऐसा ही होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, ये टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इधर पे ध्यान देना। इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले टर्म को एक काम करते हैं, इधर डाल देते हैं, आर ई स्क्वायर को इधर पे, जी को इधर पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू जी डैश, दैट इज इक्वल्स टू जी। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है क्या? चेक कर लेना। मैंने आर ई प्लस एच को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये भी इधर पे आ गया, जी वाले टर्म को उधर पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पूरे को मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, इस पूरे का क्या आ गया, होल स्क्वायर इंटू जी डैश इज इक्वल्स टू जी। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन भी आ रहा है समझ में? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर जी डैश इज इक्वल्स टू जी। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर? अब ये आर ई और ये आर ई वाला टर्म कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर जी डैश इज इक्वल्स टू जी। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया? इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? इस टर्म को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, -2। यहां तक क्लियर होगा? चेक करते जाओ एक बार। यहां तक आया क्या सबका? चेक कर लो जल्दी। अब देखो, यहां पर हम बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करते हैं। बायनोमियल एक्सपांशन अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं बता दूं, अगर a प्लस बी होल टू दी पावर n का बायनोमियल एक्सपांशन करते हैं, अगर मान लो b की वैल्यू बहुत छोटी है a से, और यहाँ n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो पावर है वो कहां पर आ जाएगी, सामने आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी है बायनोमियल एक्सपांशन में नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए। तो यहां पर अगर ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये जो -2 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h अपॉन आर ई से। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2h अपॉन आर ई। एक बार चेक करो, यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर हुआ क्या? बायनोमियल एक्सपांशन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए, a प्लस बी होल टू दी पावर n के लिए। नेगेटिव पावर का केस अभी आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला भी टर्म आता है, तो ये पावर एक्सपांड होती है। और ठीक है, जब ये पावर और एक्सपांड होती है तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में होल स्क्वायर आता है, जैसे नॉर्मल एक्सपांशन में आता है। थर्ड टर्म में क्यूब आने लगता है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ते जाती है वैसे वैसे टर्म और छोटी होती जाती है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। दैट्स व्हाई ये वाला एक्सपोनेंट सीधे सीधे यहाँ पर आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? चेक कर लो। तो ये जो जी डैश की वैल्यू आपको मिली है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कहां पर? एट हाइट h, जो आपको वहां पर देखा। क्या ये क्लियर हो गया?
अब अगर मान लो वो हाइट को हम अर्थ के रेडियस के बराबर ले लें, मतलब अगर मान लो हम ये कंसिडर करते हैं कि h इज इक्वल टू क्या है, आर ई है, तो उस केस में g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये आर ई के इक्वल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? इसको एक मिनट, ये वाला एक्सप्रेशन से नहीं, इसको ना इस वाला एक्सप्रेशन से चेक करोगे तो ज्यादा ठीक होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अजम्पशन लिया ना, ये वाला एक्सप्रेशन को भी मार्क करके रखना ना। इक्वेशन नंबर 3 ले लेना इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेना। इक्वेशन नंबर 3 से चेक करो, अगर h इज इक्वल टू आर ई लेते तो g डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? g अपॉन 1 प्लस आर ई डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर। तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g अपॉन, ये दोनों टर्म कट जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g अपॉन 4, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन ध्यान देना, एक और एक्सप्रेशन जनरली यूज होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर आपको ये निकाला है g माइनस g डैश अपॉन g की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन को यूज करके तो क्या है? इसको सिंप्लीफाई करो और g माइनस g डैश की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या है। ये वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा ये? g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस 2gh डिवाइडेड बाय आर ई, ऐसा ही होगा एक्सप्रेशन। ये वाला टर्म इधर पे जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2gh अपॉन आर ई, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g माइनस g डैश, और ये वाले g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2h अपॉन आर ई, दैट इज इक्वल टू g माइनस g डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? g। ये एक्सप्रेशन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रैक्शनल change in acceleration due to gravity। तो ये 3-4 एक्सप्रेशन है जो यूजुअली प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, देन ये एक केस 1 हो गया, जब हमारा हाइट जो है या एल्टीट्यूड जो है इक्वल टू द रेडियस है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होगा। और 6th हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये इफेक्ट है ड्यू टू एल्टीट्यूड। एक बार चेक कर लो और बताओ यहां तक कोई डाउट है? ये डेरिवेशन समझ में आया क्या पूरा? फ्रैक्शनल चेंज, अगर किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, अभी कुछ दिन पहले हालांकि मैंने इस पे डिस्कशन किया था, अगर मान के चलो इनिशियली ग्रेविटी 100 थी, फॉर एग्जांपल 100 थी, बाद में वो चेंज होके 90 हो गई, क्लियर? तो इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी थी? 100, न्यू वैल्यू उसकी कितनी हो गई? 90। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 100। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 100, मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। इसका मतलब जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो गया? 1/10 हो गया। कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ, ये उसका बोलने का मतलब है। तो फ्रैक्शनल चेंज कई जगह पे हम यूज करते हैं, कई बार परसेंटेज चेंज वाली भी वैल्यू हम इसमें लेते हैं। फॉर्मूला इसका सिंपल होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। ठीक है, अगर किसी भी क्वांटिटी में ये एक्सप्रेशन आता है तो उसको हम फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओल्ड वैल्यू पहले न्यू वैल्यू बाद में, ये भी कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला अगर ऐसा बन रहा है ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, तो भी करेक्ट है ये फ्रैक्शनल चेंज। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पर यूजुअली ये तब यूज किया जाता है जब चीजें इंक्रीज होती है, तब फ्रैक्शनल चेंज में हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। जब चीजें रिड्यूस होती है, जैसे इस जगह पे रिड्यूस हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आई ये चीज? ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो उसको फिर मैं। नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी।
इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। अज्यूम कर लो ये सर्कुलर शेप, ये स्फेरिकल शेप में अर्थ हो गया, अर्थ का सेंटर यहां पर है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको ड्रॉ, ये अर्थ हो गया, अर्थ का सेंटर यहां पर है, और यहां पर हमने एक डेप्थ पे, एक सपोज एक डेप्थ h पे हमने ऑब्जर्व किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस था ये अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा, मतलब किसके इक्वल होगा, आर ई के। ये अर्थ का सरफेस वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, स्मॉल जी। क्लियर? और अब हमें इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली, जो पॉइंट क्या हो गया, जी डैश। क्लियर? जी डैश का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा प्रियांशी, कितना होगा, ये वाला पॉइंट बी ले लो जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट का, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई माइनस एच। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें जी डैश की एक्सप्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ जी। तो जी का एक्सप्रेशन क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या था एक्सप्रेशन, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये था। क्लियर हो गया ये चीज? अब बी पे अगर निकालने जाओगे तो जी डैश का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? एक और चीज यहां पर चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है, जो अर्थ है ना उसका इफेक्टिव मास अब यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। पहले अगर वो सरफेस पे था तो पूरे अर्थ का मास हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अगर अब वो अर्थ के अंदर आ चुका है तो अर्थ का इफेक्टिव मास भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो उसको एम ई न लेके हम इसको क्या लेंगे, एम ई डैश लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ अर्थ का वो वाला मास कंसीडर होगा जो कि इस रेडियस के अंदर आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ये एट पॉइंट ए है, ये एट पॉइंट बी है, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, लिखो क्या आएगा एक्सप्रेशन, 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा लेफ्ट साइड में, जी डैश अपॉन जी, राइट साइड में जी इंटू एम ई अपॉन आर ई, एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। चेक करो, ऐसे एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, जी की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है तो वाली टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी, तो जी डैश की वैल्यू, जी डैश अपॉन जी की वैल्यू अब यहां पर क्या आएगी, एम ई डैश इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ई इंटू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या यहां तक का एक्सप्रेशन आ गया सबका, चेक कर लो, आर ई माइनस एच का, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, यहां तक का एक्सप्रेशन आ गया, चेक कर लो सभी। ठीक है, अब देखो हमें जो है ना, हमें जी और जी डैश के बीच में एक्सप्रेशन चाहिए, ये एम ई मास ऑफ अर्थ को रिमूव करना है, मतलब इस टर्म को एलिमिनेट करना है, जैसे पिछले एक्सप्रेशन में हमने लिया था। तो यहाँ पर एम ई मास ऑफ अर्थ, या मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एम ई की बात करूं, मास ऑफ ओवरऑल अर्थ, तो वो कितना हो जाएगा, अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ स्फेरिकल शेप में, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर ई का क्यूब। क्लियर हो गया ये चीज? और अर्थ की डेंसिटी को मैं किससे डिनोट कर देता हूं, मान लो रो से। क्या यहां तक क्लियर हो गया? वहीं अगर मैं बात करता हूं, ये एम ई, इसकी वैल्यू मैंने निकाली ना, एम ई पूरे अर्थ का मास। अब अर्थ का ये वाला मास अगर हमको निकालना है, मतलब एम ई डैश निकालना है, मतलब ये वाला मास निकालना है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, 4/3 पाई, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस उसका रेडियस कम हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर ई माइनस एच का
होल क्यूब इनटू डेंसिटी भी अभी क्या रहेगी, सेम हो। क्या ये समझ में आया? चेक कर लो जल्दी। अब ये दोनों वैल्यू जो अभी हमने निकाली मास की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, उन दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम डैश की जगह पे आ गया 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो इंटू आर ई स्क्वायर। समझ में आना क्या किया मैंने? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखो जल्दी, क्या होगी? और फिर जो भी कट रहा है काटो, सिंप्लीफाई करो और बताओ एक्सप्रेशन क्या आ रही है। ओके ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये क्या है, एम ई डैश, एम ई डैश की वैल्यू ये थी, एम ई की वैल्यू ये थी, हमने ये पुट कर दिया वैल्यू। अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, रो और रो कट जाएगा, यहाँ आर ई का स्क्वायर कटेगा और यहां से आर ई का स्क्वायर कट के एक आर ई बन जाएगा। ये पूरी टर्म कटेगी, ये वाली टर्म कट के आर ई माइनस एच बचेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास क्या बचेगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आर ई। क्या ये क्लियर हो गया? तो g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, एक और काम करते हैं, इसको सेपरेट कर देते, आर ई अपॉन आर ई अलग कर देते, माइनस एच को अलग कर देते। यहां तक क्लियर हो गया? नहीं, माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर ई, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद ये वाले टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, तो g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस एच अपॉन आर ई। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर मैं इस g डैश को क्रॉस मल्टीप्लाई, g को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो g डैश इज इक्वल टू आ जाएगा g इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो ये आ गई g डैश की एक्सप्रेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप h डिस्टेंस नीचे चले जाओ अर्थ के। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसमें हम वैसा ही फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं जैसा हमने पिछले बार निकाला था, फ्रैक्शनल चेंज वाला एक्सप्रेशन, मतलब g माइनस जी डैश वाला एक्सप्रेशन। क्या आएगा देखो जल्दी से, g माइनस जी डैश वाला एक्सप्रेशन। तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, g माइनस जी एच अपॉन आर ई। ठीक है, करेक्ट है। ये वाला टर्म इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर पे, तो जी एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू हो जाएगा g माइनस जी डैश, है ना। फिर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा g माइनस जी डैश अपॉन g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन आर ई। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज कितना आ गया, h अपॉन आर ई। और पिछले बार कितना आया था फ्रैक्शनल चेंज, 2h अपॉन आर ई। मतलब वहां पर डबल फ्रैक्शनल चेंज होगा, मतलब हाइट पे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ज्यादा रैपिड फॉल होगा एज कंपेयर टू डेप्थ पे। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों में कंपेयर करो। कंडीशन ये है कि अगर मान लो हम अर्थ से आर ई हाइट ऊपर जाएंगे, आर ई बाय 2 हाइट ऊपर जाएंगे, और अर्थ से आर ई बाय 2 के डेप्थ पे नीचे जाएंगे, तो दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, दोनों कंडीशन। समझ में आया क्या कंडीशन बोला मैंने? जब हाइट आर ई बाय 2 ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, जब अर्थ के डेप्थ में आर ई बाय 2 जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो ये वाली कंडीशन के लिए निकालने के लिए तो अभी निकाल लोगे आप यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू पुट करके, एच की जगह पे क्या डाल दोगे, आर ई बाय 2। बताओ क्या आएगा जी डैश का वैल्यू? नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हम अर्थ में इतने डेप्थ पे जाते हैं, इस डेप्थ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एच से। अगर h की वैल्यू आर ई बाय 2 होगी तो g डैश की वैल्यू क्या आएगी? तो g डैश की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे यहाँ पर g1 माइनस h की जगह पे क्या डाल दोगे, आर ई बाय 2 डाल दोगे, और अपॉन में आर ई है, तो ये आर ई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये g1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2।
मतलब कितना हो जाएगा g/2। तो g डैश की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी g/2। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर? अगर re/2 की हाइट में ऊपर चले जाएंगे तो क्या चेंज होगा? आज हाँ, क्या डबल होगा क्या, एक बार चेक करते हैं। कौन से फॉर्मूले में पुट करके देखो, देखो इसमें पुट करके देखो, थर्ड वाले में। ठीक है, g डैश इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन क्या आ जा रहा है वहां पर, h की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर h की जगह पे क्या आ जाएगा, re अपॉन 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये re। क्लियर हो गया? और यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये re और re कट जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g अपॉन 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा, 1 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा, 3/2। 3/2 का स्क्वायरिंग करोगे मतलब कितना हो जाएगा, ये 9/4। मतलब ये कितना हो जाएगा, 4g अपॉन 9। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अब कितना चेंज हुआ, तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में कंपैरिजन करके बताओ। तो ये जो डेरिवेशन हमने किया, इस डेरिवेशन को घुमा करा के पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है मेरी तरफ से। क्लियर हो गया ये चीज कि अर्थ के सरफेस से अगर re हाइट ऊपर पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, उतना ही डेप्थ पे जाएंगे। अच्छा बताओ, re के डेप्थ पे चले जाएंगे, सरफेस से उसके रेडियस के जितने ही डेप्थ पे चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि h की जगह पे क्या आ जाएगा, re अपॉन re कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। क्या ये क्लियर हो गया? सभी को कंफर्म कर दो, हटा दो फिर ये में। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ध्यान देना यहाँ पर, नॉर्मल जो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या है, m इंटू जी इंटू एच। बट वो जो फॉर्मूला एम जी एच वो एक्चुअली जी के ऊपर डिपेंड करता है, और हमने देखा जी की वैल्यू जो है वो चेंज होते जाती है, फिक्स्ड नहीं होती, स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक है, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं ये अर्थ हो गया जिसका रेडियस हो गया re से डिनोट करते, सेंटर यहाँ पर आ गया, और किसी मास को हम एक सर्टेन हाइट h तक लेके जा रहे हैं, इस हाइट यहाँ तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, और मान लो ये हाइट हो गई, ये वाली हाइट जो हुई उसको हम डिनोट कर देते हैं h से। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं x। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ कर लो, स्टार्टिंग में कुछ स्टेटमेंट लिखनी होगी बट उसको अवॉइड करके सुन लेना, बस ये फिगर ड्रॉ कर लो एटलीस्ट। ठीक है, ओके ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहां पर ना एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है। अगर मान के चलो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां तक रख दे रहा हूं, ठीक है, तो जो भी वर्क डन होगा उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया ये चीज? तो मुझे क्या निकालना है, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, और जो वो वर्क डन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ उसको मैं सपोज डिनोट करता हूँ डब्ल्यू से। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अप टू ए हाइट ऑफ h। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इनटू यहाँ पर मैंने ले लिया dx, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज आती है, क्या आती है इसमें, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है ये बताओ। थीटा होता है एंगल बिटवीन
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है? अपवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया यहाँ पर? 180 डिग्री। तो थीटा की जगह पे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे मैं डाल देता हूँ cos 180 डिग्री। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो क्या हो गया? dx हो गया। और फोर्स कौन सा लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी हमने देखा क्या है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर g आएगा, m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, m2 मतलब मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है, अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मतलब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? x से। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू dw, जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। cos 180 की वैल्यू, ये याद रखना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, बायो वाले बच्चों को बोल रहे याद रखना, मैथ्स वाले बच्चे तो ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 GME इंटू m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर dw और dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का उल्टा ऑपरेशन होता है इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। ये हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें रिकॉल करना, मैं बताता हूँ। देखो, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले ध्यान रखना। पहला तो इंटीग्रेशन अगर कभी भी 1 dx आता है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है x। इंटीग्रेशन x की पावर n dx आता है तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ज्यादातर ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं। तो यहाँ पर अगर dw है, कुछ नहीं है, फंक्शन मतलब क्या हो गया? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? w। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, राइट साइड में बात करें, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स का होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में भी हम सिर्फ वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे इंटीग्रेशन भी सिर्फ वेरिएबल का होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? x। कैसे पता चला भाई? देखो, ये dx है और ये x वाला वेरिएबल है, क्योंकि हाइट ही वेरी कर रही है। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी, मतलब कि -GME और m आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा? 1/x², और यहाँ पर क्या बचेगा? dx। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इस जगह पे, हाँ, तो करेंटली नहीं कर सकता मैं, उसके लिए मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर -2। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -GME इंटू m। इधर पे आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर -2 और ये हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, कितनी है? -2। जब फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा? -GME इंटू m। क्या हो जाएगा? x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। क्या ये क्लियर हो गया? फर्दर एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ? w इज इक्वल्स टू ये -GME इंटू m, और x की पावर क्या बन जाएगा? वो -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GME इंटू m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x। x की पावर -1 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? x। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर x की वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? चेक करके बताना जल्दी से। x क्या है? x है उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? RE + h से। तो यहाँ पर x जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? RE + h से। तो W इज इक्वल टू GME इंटू m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? RE + h। तो ये नेट वर्क डन हो गया उस ऑब्जेक्ट पे to put it at a height h from the surface of the earth। उसको हाइट h तक पहुंचाने में। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल्स टू सेम एक्सप्रेशन GME इंटू m डिवाइडेड बाय RE + h। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी
अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव सिंबल से। और इस पोटेंशियल एनर्जी को कई बार पीई से और कई बार यू से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। एक्चुअली फिगर में थीटा क्यों नहीं बना, या बनेगा तो कहां पर बनेगा वो देखो। यहाँ पर फोर्स जो है, इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, क्लियर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 180, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट एक और छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, एस्केप वेलोसिटी। हटा दो इसको, मैं हो गया तो। एस्केप वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं v सबस्क्रिप्ट e से। किसी को याद है क्या एस्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं? वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियली हम थ्रो करते हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। रॉकेट अगर लॉन्च हो रहा है तो उसमें एस्केप वेलोसिटी यूजफुल नहीं है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस इग्निशन हो रहा है, लेकिन अगर एक बार इग्निशन देके छोड़ दें तो फिर वो एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा, क्या होता है अगर मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो इनिशियली उसको एक वेलोसिटी दे देते हो, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब बताओ जब वो ऊपर जाएगा तो क्या उसमें एनर्जी के सेंस में क्या चेंज होगा? जब आपने इनिशियली इसको 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी है तो उसके पास पूरी काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एम मतलब उसका हो गया मास, वी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके पास कौन सी एनर्जी आते जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आ रहा है ये चीज? इसीलिए उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और हाइट बढ़ते जा रही है, क्लियर हो गया। अब जब मान के चलो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर ले लेता हूं, मान लेते हैं ये अर्थ हो गया, और ये वो पॉइंट है जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इसको पार कर जाए तो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देगा। समझ में आई ये चीज? तो हम जब इनिशियली किसी वेलोसिटी से थ्रू कर रहे हैं तो उस समय उसकी टोटल एनर्जी, और फाइनल जब वो क्रॉस कर जाएगा उस समय की एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, एक शॉर्ट नोट लिख लेना। अच्छा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कैलकुलेटेड है, कितना याद है क्या, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड है ना मेरे ख्याल से, किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लिखना एस्केप वेलोसिटी is the minimum velocity by which an object is thrown upward, to escape gravitational force of earth, to escape gravitational force of earth, to escape gravitational force of earth। लिख लिया सबने? ओके। अब देखो यहां पर इसका डेरिवेशन करने के लिए एस्केप वेलोसिटी का
हम इन दो पॉइंट्स पे मान लेते हैं, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दोनों पॉइंट्स पे इसकी टोटल एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए पे आते हैं। जब पॉइंट ए, जब आपने इनिशियली उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, तो उस समय उसके पास दो टाइप की एनर्जी थी। कौन सी दो एनर्जी थी? काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इस समय जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसको KEI से डिनोट करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी थी उसको PEI से डिनोट करता हूं। इनिशियल काइनेटिक और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? जब फाइनली वो पॉइंट बी पे आ गया तो जो उसकी एनर्जी थी उसको KEF और PEF से डिनोट करता हूं, मतलब फाइनल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या ये क्लियर हो गया? इनिशियल और फाइनल दोनों पे ये वाली एनर्जीज क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां पर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं KEI प्लस PEI इज इक्वल टू KEF प्लस PEF। यहां तक क्लियर? हाँ, तो KEI मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा एक्सप्रेशन इसका? हाफ mv²। तो यहां पर हाफ mv जो वेलोसिटी है उसको मैं ve से डिनोट करता हूं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं उसको एस्केप वेलोसिटी से थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी हमने डिराइव किया था, क्या था चेक करो। माइनस GME इंटू M अपॉन RE प्लस H, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो ध्यान से सुनना ना, यहां पर जब हमने इनिशियली इसको एस्केप वेलोसिटी से थ्रो किया, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाएगी। जैसे ही क्रॉस करेगी उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि हमने मिनिमम वेलोसिटी ली है। वो क्रॉस किया, उसके बाद वहीं पर वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब अगर उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या ये सेकेंड वाला पार्ट समझ में है क्यों जीरो हुआ? ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा हाफ mve² इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म इधर पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? GME इंटू M डिवाइडेड बाय RE प्लस H। यहां तक क्लियर? यहां से ये वाले M और M को कैंसिल आउट करो। अब लिखो क्या होगी एक्सप्रेशन? VE² इज इक्वल्स टू 2GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। यहां तक क्लियर हो गया? चेक कर लो। ठीक है, तो वैसे तो हमने एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ले आया है, लेकिन क्या इसको हम और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं? एक बार चेक करो। हाँ, स्क्वायर रूट लेके और कुछ कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। क्या राइट साइड वाली टर्म को सिंपलीफाई। तो थोड़ा सा रिकॉल करना, हमने स्मॉल जी का एक्सप्रेशन लिखा था, क्या था? थोड़ा सा देखो। जी एम स्मॉल जी का एक्सप्रेशन क्या था? GME अपॉन RE²। तो यहाँ पर इसको उस फॉर्म में और लाया जा सकता है, सिंपलीफाई किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर RE² को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो उसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिलहाल इसको यहीं पर रहने दो। एक्चुअली कुछ बुक्स में ना इसको और सिंपलीफाई कर लेता है। कैसे किया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। VE² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2GME अपॉन ये वाला जो H है इस हाइट को स्मॉलर अज्यूम करके RE से रिप्लेस कर देगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में RE का मल्टीप्लाई किया, जिससे ये वाला टर्म क्या आ जाएगा? VE² इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा? GME अपॉन RE² बन जाएगा, जो कि स्मॉल जी के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल जी के इक्वल हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? RE। तो इस टर्म को अगर स्मॉल जी से रिप्लेस कर लोगे तो VE² इज इक्वल टू
2GRE बन जाएगा, जिससे VE एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2G इंटू RE। तो यहां तक भी सिंप्लीफाई या ये वाला डेरिवेशन करने के लिए भी वो खा सकता है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया था। नेक्स्ट स्टेप यहां पर प्रोसेस देख लेना। हमने RE से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंप्लीफाई कंप्लीट कर लो इसको। एस्केप वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू है हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन में जो RE प्लस H वाला जो टर्म है, इसमें हमने ये अज्यूम कर लिया कि H की वैल्यू स्मॉलर है, H इज स्मॉलर एज कंपेयर टू RE, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया वो वाली वैल्यू। रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में जो ये हाइट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस हाइट तक है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए इस टर्म को इग्नोर करके मैंने RE से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला टर्म स्मॉल g के फॉर्म में है। ठीक है, ये हो गया, हटा दूं क्या फिर इसको मैं? ओके, चलो नेक्स्ट एक और डेरिवेशन करेंगे, नोट करना। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट, वेलोसिटी टाइम पीरियड, ये दोनों का करेंगे। इसी में आ जाएगा, वो केप्लर का थर्ड लॉ का डेरिवेशन इसी से हो जाएगा। देखिए, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट। ठीक है, इसको हम VS से डिनोट करेंगे, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। VE एस्केप वेलोसिटी है, VS जो है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या फिर प्लैनेट के केस। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि ये एक ऑर्बिट है किसी प्लैनेट का और यहां पर अर्थ है, जिसको हम ME से डिनोट कर रहे हैं, ME से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो ये प्लैनेट जो है जिसका मास हम स्मॉल m ले लेते हैं, प्लैनेट या सैटेलाइट जिसका मास हमने स्मॉल m लिया, तो उसमें दो टाइप के फोर्स एट ए टाइम अप्लाई हो रहे हैं। कौन से दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा कौन सा है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके रखें, तभी वो उस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस मास पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के। मतलब FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FG। ठीक है, अब सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये वाले डिस्टेंस को मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं, तो यहां पर क्या देगा? MVS, VS मतलब इस सैटेलाइट की वेलोसिटी, स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? r, दैट इज इक्वल टू FG। FG मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ जिस फोर्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? GME इंटू M डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। अब ये वाला M और ये वाला M वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से एक R वाला टर्म और यहां से एक R वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो V स्क्वायर की वैल्यू यहां पर क्या बच जाएगी? V स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपॉन R। एक बार चेक करना, यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r, इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? जैसे ये वाला हो गया अर्थ का रेडियस और ये वाली हाइट हो गई मान लो h, तो स्मॉल r को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? स्मॉल r, ये अर्थ का रेडियस प्लस अर्थ के सरफेस से जिस हाइट पे वो प्लैनेट है या सैटेलाइट है, तो ये क्या हो जाएगा? RE प्लस h। तो VS स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। ठीक है, या फिर अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GME अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। यहां तक चेक करो, ये क्लियर हो गया क्या? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या फिर प्लैनेट।
अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी है, नोट डाउन करिए ना सबने। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना और मैं कुछ पूछूंगा उसका आंसर करना। मान लो ये प्लैनेट या सैटेलाइट जो भी, अगर मान के चलो वो एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो क्या हो गया? टाइम पीरियड। तो टी हो गया यहाँ पर इसका टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरी चीज ये बताओ, ये कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में? 2 पाई आर। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ये हो गया इसका डिस्टेंस। तो अगर यहां से मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं, वीएस की वैल्यू निकालूं, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर अपॉन टी। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। तो इस वीएस की वैल्यू को अगर मैं यहां पर वीएस की जगह पे पुट कर देता हूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन आर अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? जी एम ई अपॉन, इस वाले टर्म को ना मैं वापस से स्मॉल आर से रिप्लेस कर दे रहा हूं, ठीक है, फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि स्मॉल आर की जगह पे मैंने यही लिखा था। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो। अब ये टी स्क्वायर को इधर करते हैं और ये आर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? आर का क्यूब, और इधर पे क्या आ जाएगा? जी एम ई इंटू क्या हो गया? टी स्क्वायर। मैं एक्चुअली टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, टाइम पीरियड। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो टी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वो क्या आएगा? उसके लिए इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू आर क्यूब, ऐसे ही होगा। और अभी थोड़ी देर पहले शशांक क्या बोला था? कैप्लर्स के थर्ड लॉ का डेरिवेशन या प्रूफ। तो देखो, कैप्लर का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। तो ये वही है ना, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, ये सब कांस्टेंट है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर आपको कैप्लर्स के थर्ड लॉ का प्रूफ करने बोलेगा तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है जो भी हमने यहाँ पर किया है। लेकिन अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, और ये आर क्यूब होल टू दी पावर कितना आ जाएगा? ये 1/2। तो जो भी सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे इसका स्क्वायर रूट तो डायरेक्टली हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, इधर पे पावर पे कितना आ जाएगा? 3/2। और स्मॉल आर की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? आर ई प्लस एच की। क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। ठीक है, इसमें नोट करके लिख लेना, ये टी जो है टाइम पीरियड है और वीएस जो है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है। हो गया, हटा दो इसको मैं। ओके, एक फाइनल रिलेशन है, इसके बाद ही आता है वो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो ये है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सैटेलाइट ट्रैवलिंग इन ऑर्बिट। सैटेलाइट या प्लैनेट जो है ऑर्बिट पे ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, चेक करो क्या था काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर सैटेलाइट के लिए ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? वी एस स्क्वायर। ठीक है, अब वी एस स्क्वायर की एक्सप्रेशन देखो, अभी हमने निकाली थी वी एस स्क्वायर की एक्सप्रेशन क्या आई? तो ये क्या हो गया? के ई इज इक्वल टू हाफ एम
वीएस स्क्वायर की एक्सप्रेशन हमने यहां पर निकाली थी, चेक करना ये वाली एक्सप्रेशन। तो वीएस स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर डाल दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। चेक करो, यहां से ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी वीएस स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेक करो। पीई पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, माइनस जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था और ये आया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब दोनों को कंपेयर करने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 ले लेता हूं, उसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, के ई डिवाइडेड बाय पीई। राइट साइड में क्या हो जाएगा, हाफ एम जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाय माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच। ऐसे ही होगा, ये वाली टर्म सारी की सारी कैंसल आउट हो जाएंगी, न्यूमरेटर और ये पूरा कट गया, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच कट गया, सिर्फ क्या बच गया यहाँ पर, -1/2। तो के ई अपॉन पीई इज इक्वल टू क्या बचा, -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2ke इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, -pe। तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स के। तो जो टोटल एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के ई प्लस पीई। के ई वाली टर्म एज इट इज, पीई की जगह पे क्या आ जाएगा, -2ke। तो के ई -2ke मतलब क्या बन जाएगा, -ke। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -ke। ये हो जाएगा इन तीनों के बीच में रिलेशन। तो ये है सारे डेरिवेशन जो इस चैप्टर के अंदर है। एक बार चेक कर लो कौन कौन से डेरिवेशन आप लोगों ने किए, और फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखना क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े बहुत उससे रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। थोड़ा सा रिवाइज कर लो फॉर्मूला जो जो हमने डिराइव किया। स्केप वेलोसिटी का क्या था, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट करो, सॉल्व करो। तो फर्स्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चेक करके बताओ। G m1 m2 upon r square. Calculate the force of attraction between the two balls each of mass 1 kg. तो यहाँ पर ये m1 m2 दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और उनके बीच के उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस r की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 1/10 मीटर, और g की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हो जाएगा, इसको स्किप कर दूं क्या, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार जल्दी से पढ़ो और बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है।
The mass of planet Jupiter is 1.9 into 10 to the power 27 kg. And that of the sun is this. The mean distance of the Jupiter from the sun is this. दोनों के बीच का distance दिया है. Calculate gravitational force which the sun exerts on Jupiter, assuming that Jupiter moves in a circular orbit around the sun. Calculate the speed of the Jupiter. तो vs आखिरी लाइन में क्या लिखा है? vs Jupiter की स्पीड आपको निकालनी है. और क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स. दो चीजें निकालनी. ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को. फॉर्मूले सारे जो हमने डिराइव किए वही यूज होंगे आपके सामने. आज ही हमने सारे फॉर्मूले डिराइव किए. तो कौन कौन सी चीजें गिवन है पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से. Gravitational force equals to 4.14 into 10 to the power 20. 4.14 into 10 to the power 23. और किसी का है क्या? फर्स्ट पार्ट कैसे बनेगा कृष्णा? Calculate the gravitational force which sun exerts on Jupiter. वैष्णवी फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? हाँ बताओ वैष्णवी फर्स्ट पार्ट कैसे बनेगा? वही अप्लाई होगा. ये सेम फॉर्मूला तो लगेगा. F is equals to G m1 m2 upon r square. m1 मतलब मास ऑफ जुपिटर ले लेना, m2 मतलब मास ऑफ सन ले लेना, r मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस. तीनों वैल्यू दी हुई है. G की वैल्यू तो कांस्टेंट है. ठीक है. तो G कितना बोलो? 1.99 ले लो, जूम कर लो. तो G की जगह पे क्या ले रहे हो? 6.67 into 10 to the power minus 11. M1 की जगह पे आ गया 1.9 into 10 to the power 27. M2 की जगह पे आ गया 1.99 को 2 अज्यूम कर लेते into 10 to the power 30. ठीक है. अपॉन r स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 7.8 into 10 to the power 11 का होल स्क्वायर. ठीक है. तुम लोग बाकी कुछ कैलकुलेट मत करो, बाकी सब तो मेरे ख्याल से कर लोगे. सिर्फ एक चीज बताओ, नंबर को छोड़ दो. मैं जो बोल रहा सुनो, नंबर को छोड़ दो, इनको अभी छोड़ दो और मुझे सिर्फ बताओ आंसर में 10 की पावर कितना है ये बताओ. देखो 10 to the power 24. ओके चेक कर लेते हैं. 10 to the power इधर पे 57 माइनस 11 कर दोगे तो ये आ जाएगा 46. 46 में से 22 माइनस कर दोगे 24. हाँ ठीक है. 10 to the power 24. और इधर पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने से वो आएगा. क्लियर हो गया ना सब? ये वाला पार्ट कितना आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू? 0.3. ओके चलो ठीक है. ये वाली वैल्यू चेक कर लेना तुम लोग कैलकुलेटर में करके. हो जाएगा ना ये? सेकेंड पार्ट बताओ, सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा? सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है assuming that Jupiter moves in a circular orbit. Calculate the speed of the Jupiter. सिद्धि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जुपिटर की स्पीड निकालनी है. वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में. क्या इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला डिराइव किया है? स्पीड ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट, इसका डिराइव किया है हमने फॉर्मूला. सैटेलाइट या प्लैनेट की स्पीड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला रिकॉल करो. vs स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? g
me अपॉन re प्लस h, जिसको हम स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में देख लो, me जो हमने लिया था यहाँ पर मास ऑफ अर्थ लिया था, इसलिए क्योंकि हम सैटेलाइट, अर्थ के सैटेलाइट के लिए सोच रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर अर्थ नहीं, यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर हम सन का मास ले लेंगे और सैटेलाइट की जगह वो प्लैनेट हो गया, मतलब जुपिटर प्लैनेट हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। उससे भी कर सकते 16.9 16.9। मेरे पास इसका आंसर अभी तो फिलहाल नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आ रहा है 1.3 मैंने लिखा है, पता नहीं मैंने कैलकुलेट किया था। 1.3 into 10 to the power 4, 1.3 into 10 to the power 4 मैंने लिख के रखा था, शायद मैंने किया होगा कैलकुलेट। हो गया क्या? ठीक, चलो। आर की जगह पे मतलब वो 7.8 7.8, हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस। बाकी लोग क्लियर हो गए? वैभवी, वसुधा क्लियर? हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छे से पढ़ो और बताओ क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, कौन सा मेथड, कौन सा अप्रोच इसमें लगेगा। The mean orbital radius of the Earth around the Sun is this. तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मीन डिस्टेंस दिया है। कैलकुलेट द मास ऑफ द सन, आपको सन का मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो डेरिवेशन का कंसेप्ट है ना कहीं वो इसमें अप्लाई होगा। या आप पिछला वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वेलोसिटी वाला भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला से बताऊं क्या? देखो इधर पे, अभी हमने वेलोसिटी वाला जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट के लिए जो भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था बताओ? vs² इज इक्वल टू क्या था? gme अपॉन r। r था ना सिर्फ। हाँ, ये तब है जब हम अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट के स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो सन के अराउंड अर्थ के स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ हो जाएगा, और यहाँ पर ये एस्केप नहीं, अर्थ की वेलोसिटी। समझ गए? कंफ्यूज मत होना। जी एम ई की जगह पे एम एस हो जाएगा, मतलब सन का मास हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर। आर मतलब क्या हो गया? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं? थोड़ा देखो, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता है। इसमें जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन हमें निकालना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू भी पता है। ये दो चीजें पता है, एक निकालना है। और ve², अर्थ की वेलोसिटी हमें अभी नहीं पता, लेकिन क्या वो निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते? थोड़ा सा याद करो, मैंने ये वेलोसिटी के लिए ना थोड़ी देर पहले वो प्लैनेट सैटेलाइट में भी लोग वेलोसिटी के कंसेप्ट बताया था। वो सर्कुलर पाथ में है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा? 2πr।
अपॉन कितना टाइम लगा, तो वो टाइम पीरियड को हम क्या जैसे डिनोट कर देंगे टी से। क्या ये क्लियर हो गया? तो अर्थ अगर मान के चलो इस सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो उसका रेडियस आपको इसमें दे दिया गया है। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर VE की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 पाई, और रेडियस R की जगह पे ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। किलोमीटर में था, मैंने सीधे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो मीटर पर सेकंड में हमें ये क्वांटिटी चाहिए, लेकिन इसका एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी की वैल्यू है वो कितनी है 1 ईयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स। क्या ये समझ में आ गया? तो कैपिटल टी की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, तो डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 365 इंटू 24 इंटू 3600। क्या ये क्लियर हो गया? ये VE वेलोसिटी ऑफ अर्थ की वैल्यू आई, और ये वैल्यू भी अगर आपको मिल गई तो आप इसको यूज करके मास ऑफ सन निकाल सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज? या फिर वो जो तुम लोग बोल रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करके इक्वेट करो, अल्टीमेटली यही फॉर्मूला बन जाता है उससे भी। ठीक है, कर लो इसको, नोट डाउन, सिंप्लीफाई कर लो, चेक करो बन रहा है कि अप्रोक्सीमेटली मुझे आंसर बता देना इन टर्म्स ऑफ 10 टू दी पावर कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए इस चीज का जवाब इसके पिछले क्वेश्चन में है। इसके पिछले क्वेश्चन में देखो उसने क्या दिया है, सन का मास कितना दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 1.99, मतलब 2 इंटू 10 टू दी पावर 30 kg। और इस क्वेश्चन में क्या निकाला है, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन। समझ में आएगी? 2 इंटू 10 टू दी पावर 30 kg अप्रॉक्स आना चाहिए। तो ध्यान रखना इन सबके मास फिक्स कर। हटा दूंगा इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं कोर कंसेप्ट पे समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करो, एक बार पढ़ो। पहले इस क्वेश्चन को समझ के इमेजिनरी डायग्राम बना के मुझे बताना कि ये क्या बोल रहा है। एक इसरो का प्रोजेक्ट है ना सोलर मिशन पे, पता है कि आदित्य, हाँ आदित्य L1 ऐसा कुछ है ना। तो एक्चुअल में पूरा सन तक नहीं जाएगा, वो एक पॉइंट तक जाएगा जहां दोनों का हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इक्वल। ये लगभग उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, जैसे अगर मान के चलो ये अर्थ है, यहाँ पर ये सन है, ठीक है। अगर यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च करते हैं सन की तरफ, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगा, और उस पॉइंट पे जाने के बाद दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा या नलिफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा F1 और ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा F2, ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपको ये बताना है कि रॉकेट का डिस्टेंस कितना है, या किस डिस्टेंस के बाद जो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा इक्वल या नलिफाई हो जाएगा। नो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दैट। ये लिखा ना, रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द सन, at what point on the path, at what point on the path the gravitational force on the rocket is 0। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है।
मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर हो जाएगा, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आएगा कि नहीं? तो आपको ये पॉइंट निकालना, इसका डिस्टेंस निकालना। चलो कैलकुलेट करो। कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। बस कैसे लगाना वही चीज आपको सोचनी है। हाँ, डायरेक्ट लगेगा। आपको देखो यहाँ पर ये मास ऑफ द अर्थ को me से डिनोट कर दो, मास ऑफ द सन को ms से डिनोट कर दो। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाले डिस्टेंस को एक काम कर लो, x ले लो, है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अच्छा अर्थ और सन के बीच का भी मीन डिस्टेंस दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ, ये दिया ना, ऑर्बिटल रेडियस आपको दिया है। ऑर्बिटल रेडियस मतलब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है, मान लेते तो वो r हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अब इसमें जो दो फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स क्या हो गया F1, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, G। मान लेते हैं रॉकेट का मास छोटा वाला m है, तो G m इंटू me मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया है, x। क्या ये समझ में आ रहा है? F2 वाला जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा, तो वो वाला फोर्स जो सन अप्लाई करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा जल्दी बताओ, Gm, और यहाँ पर क्या रहेगा, ms डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? और इस पॉइंट पे दोनों का फोर्स सेम है, इसीलिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, नेट 0 हो गया। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो Gm अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Gm अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर G और M ये वाले टर्म तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या क्या चीजें गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, या नोन है या गिवन है, दोनों में से कोई एक चीज होगी, और r की वैल्यू गिवन है, और कौन सी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तुरंत पुट करोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ms अपॉन me ऐसा लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर re माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ये वाला स्टेप? जिससे ये क्या हो जाएगा, ms अपॉन me, और इधर पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अच्छा इधर रूट ले लेता हूं ना, इजी हो जाएगा, रूट ले लेता हूं, तो इधर पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर ms अपॉन me इज इक्वल टू ये हो जाएगा r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x। क्लियर हो गया? अब इधर पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा r अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ms अपॉन me। तो r अपॉन एक्स माइनस ये वाला टर्म कट के बन जाएगा इज इक्वल टू रूट ओवर ms अपॉन me। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो ms और me की, मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ सन ये गिवन है, मास ऑफ अर्थ ये गिवन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी आएगी। √3 की वैल्यू भी तो वैसे आपको पता होती है, जब डिवाइड करोगे तो √3 वाली टर्म आने वाली है 1.732, और फिर उसके बाद 10 टू द पावर 6 का रूट निकालोगे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 1732 ऐसा कुछ आएगा ये वाला टर्म। सॉल्व करके एक बार चेक करके देखो तो क्या आ रहा है। अच्छा नहीं, मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना, ms ऊपर आएगा, वाला टर्म ऊपर, ये वाला टर्म नीचे, 1/√3 वाला एक्सप्रेशन आएगा। करो जल्दी सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ। Sir, under 0.6 last हम्म हम्म 0.33 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, उसको थोड़ा
कैलकुलेट कर लो 0.33 का रूट जो आएगा, या उसको ऐसा लिख सकते हो ना, रूट ओवर, अगर तुमने ये सारी वैल्यू पुट की होगी ना तो रूट ओवर 1000/3 ऐसा आ रहा है क्या, बताओ जल्दी। 1000/3 आ रहा होगा। 1000/3 का डिवाइड करोगे, नहीं 1000 नहीं, 10 to the 1000 into 1000/√3 ऐसा आ रहा है, 1000/√3 ऐसा आ रहा होगा, है ना। तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1000/1.73 अप्रोक्सीमेटली ऐसा आ रहा है। इसको डिवाइड कर दो 1.7 से या 17 से डिवाइड कर दो, बाद में पॉइंट लगा देना, कितना आ रहा है चेक कर लो। 588.2। ठीक है, तो ये आ रहा है 588 ले लेते, तो r माइनस r अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 588 ले लेते, ठीक है। -1 इधर जाएगा तो +1 आ जाएगा, तो r अपॉन x इज इक्वल टू 589 हो जाएगा। क्रॉस में r की वैल्यू भी आपको गिवन है ना, r की वैल्यू भी गिवन है, तो r की वैल्यू हो गई 1.5 into 10 to the power 11 अपॉन x इज इक्वल टू कितना देगा 589। तो x की वैल्यू निकाल लेना, x आ जाएगा 1.5 into 10 to the power 11 डिवाइडेड बाय 589। क्या ये क्लियर हो गया? उसको फर्दर समझ। एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों के स्कूल में ये न्यूमेरिकल करवाते तो कैलकुलेशन कैसे करवाते? सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले को ठीक है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम में आके फंस ही जाते हैं ना हम लोग, कि न्यूमेरिकल में ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं कि जो करने में बहुत राउंड ऑफ करना पड़ जाता है, या तो फिर बिना कैलकुलेटर के मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कोई और तरीका निकाला है क्या किसी ने? मैं अजय सर से पूछता था कि आप कैसे इसके न्यूमेरिकल, वो बोले थे मैं कई सारी वैल्यू रटवा दिया था, जैसे 1/√3 की वैल्यू इतनी, 1/5 की वैल्यू 0.3, ऐसे करके कई वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। देख लेना इसका कैलकुलेशन, राउंड ऑफ कर लेना इसको, ठीक है। हटा दो इसको मैं अब, क्योंकि ना ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना, तो एनसीईआरटी ने बनाया है, एनसीईआरटी ने अगर इस क्वेश्चन को बनाया है तो ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए ना जो बच्चे बिना कैलकुलेटर के कर पाए, या तो कैलकुलेटर अलाउ करना चाहिए। हटा दो इसको, और करना एक क्वेश्चन। चलो और कुछ क्वेश्चन है, वैसे ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, ये मास ऑफ अर्थ निकालने, मास ऑफ सन वाले क्वेश्चन रिपीट हो गया एनसीईआरटी में था, वो दूसरे एग्जांपल से मैंने लिया था, और ये टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन है, केपलर के थर्ड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था अगला वाला, ठीक है। चलो और किसी दिन करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिन बच्चों का ग्रेविटेशन में डाउट था या अभी एग्जाम में आने वाला है, जिन लोगों के में कि एलएफएस में आने वाला है क्या, हाँ, और केवी में आने वाला है, और तुम सबके में आने वाला है, तो रिवाइज कर लो इसको। डेरिवेशन थोड़ा ज्यादा आता है इसमें, और न्यूमेरिकल जो आएगा वो डायरेक्ट इसी टाइप में, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करके देखो। तुम्हारा मैनेज तो सिद्धि एक काम करते, तुम रुक जाओ, तुमसे मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। How much below the surface of Earth does the acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface of the Earth? समझाता हूँ, बताओ। अभी हमने एक डेरिवेशन किया था ना, याद है? हाँ, पीडीएफ में भेजता हूँ, मैं इसको भेजा था ना, पूरा नहीं है क्या उसमें? अच्छा, अभी हमने एक डेरिवेशन किया था बेलो का, ये वाला भी हमने एक डेरिवेशन किया था ना, है ना। अभी देखो इस डेरिवेशन में तुमको ये याद होगा, मैंने फ्रैक्शनल चेंज का एक फॉर्मूला बनाया था, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, फ्रैक्शनल चेंज।
हाँ नहीं, ये देखो पहले ये समझना, ये जो मैंने किया यहाँ तक का स्टेप समझ में आया क्या? मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये वाला टर्म आया, ये जो एक्सप्रेशन है ये समझ में आया क्या कैसे आया? देखो ब्रैकेट ओपन किया, g माइनस जी अपॉन ये आ गया, फिर मैंने क्या किया, g डैश को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो g h अपॉन था इधर आ गया, g डैश उधर चला गया, यहाँ तक क्लियर। g को अपॉन में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, h अपॉन r इज इक्वल टू g माइनस g डैश अपॉन g। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको ना थोड़ा सा फॉर्मूले को ही थोड़ा समझो क्या है। g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू फिक्स है, वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? g डैश का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डेप्थ h ऑफ द फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, समझ में आई ये चीज? मतलब तुमने वो कर दिया था ना वो पीडीएफ वाला? जी सर। मतलब अर्थ से अगर हम h की डेप्थ पे नीचे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, वो g डैश। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, अब इस फॉर्मूले का मतलब समझना, और सिर्फ परसेंटेज चेंज वाला जो मैं बता रहा था ना, वो कैसे समझ निकालेंगे समझना। अगर तुमको किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100%। ये होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब यहाँ पर ना अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम न्यू वैल्यू को पहले लेते हैं, कम हो रही है तो ओल्ड वैल्यू को पहले लेते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही थी, इसलिए ओल्ड वैल्यू को मैंने पहले लिया, न्यू वैल्यू को मैंने बाद में लिया। क्लियर हो गई ये चीज? अब इसी को अगर मैं 100% में एक्सप्रेस करने जाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, g माइनस जी डैश मल्टीप्लाइड बाय g इनटू 100%। ये परसेंटेज चेंज को बताता है। क्लियर हो गया ये चीज? दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन r e। क्या ये क्लियर हो गया? अब तुमको जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, एक बार पढ़ो, उसमें कुछ लिखा है। How much below the surface of the earth? हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ, मतलब तुमको क्या निकालना है, h निकालना है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से कितना नीचे जाएंगे। The earth, if the acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the earth's surface. मतलब इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बन जाए, इसका 1% बन जाए। मैं दो तरीके से बताता हूँ, जो तुमको समझ में आए वो दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो। पहला तरीका कि भाई तुम एक काम करो, इसका 1% सीधे सीधे निकाल लो। अच्छा, मतलब समझ नहीं है? इसका मतलब ये है, जैसे अगर मान के चलो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अब इसका 10% अगर हो जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कितना हो जाएगा, तो इसका 10% कितना होता है बताओ, 0.98। ये समझ में आया 10%? तो 10% कहीं नीचे जाने पे, इतनी हाइट नीचे जाने पे इसका 10% हो गया, मतलब कितना हो गया, 0.98 हो गया। समझ में आया? तो कितना नीचे जाने पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, ये निकालना है h। ये 10% के लिए मैंने बताया। अब इसका 1% तो हो गया, कितना नीचे जाने पे, तो कितना नीचे जाने पे 1%, मतलब g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 1% निकालोगे तो आ जाएगा 0.098। 0.098 समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो उसका न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल ग्रेविटी का 1% रहेगा, मतलब ये इसका 1% है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब उस केस में तुमको h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये जो अभी मैंने दोनों वैल्यू निकाली ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 9.8 माइनस ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2। मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 9.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन r। समझ में आया ये चीज? अब 9.8 कॉमन निकाल दे, इसको काट दो। 9.8 कॉमन निकाल के काटोगे तो ये टर्म कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.01। समझ में आई ये चीज? डिवाइडेड बाय तो 1 बन गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन
आर ई। क्या ये समझ में आ गया? अब 1 में से जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.99, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन आर। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं कुछ गलत किया, माइनस गलत किया मैंने, माइनस गलत क्यों किया कि सही किया? 0.09 आएगा। 1 में से 1.00 में से 0.01 माइनस करोगे तो 10 माइनस से बन गया 9, 0.99 तो आएगा। हाँ उतना ही तो आएगा ना, 0.99 नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आएगा ये चीज? तो 0.99 आएगा तो 0.99 इनटू आर ई, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर h। अब आर ई रेडियस ऑफ अर्थ तुमको पता है, पुट कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे कैलकुलेशन में कुछ गलती लग रही, इतना कम डेप्थ पे जाने पे 1% कैसे हो जाएगा वो? है मतलब ये वाला नंबर और छोटा आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था ये वाला नंबर। तो अर्थ के सरफेस के बराबर तो गलत आ रहा है ना, इसीलिए तो मेरे को लग रहा है 10 to the power -2 1 माइनस। ठीक है, फॉर्मूला देखो यही लगेगा। मैं शायद कहीं कुछ वैल्यू कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। 0.1% रहेगी जी डैश, मतलब न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी डैश की वैल्यू ये आ गई, या अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर ले तो यहाँ पर यूज करना ज्यादा आसान होगा। जी डैश की जगह पर आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस डिवाइडेड बाय, ये इधर अपॉन में डाल दिया, डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन r हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन r हो जाएगा। ये वाला टर्म इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर, h अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 100। उतना ही आ रहा है, 0.99 नहीं आ रहा है टाइम्स r। इसका आंसर पता है तुम्हारे पास? चेक करो उसको, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं चेक करके अभी बता दूं। स्क्रीनशॉट चेक कर दो, स्क्रीनशॉट शेयर कर दो मुझे। हाँ तो फिर सही है हमारा आंसर, तो यही होगा। हाँ वही है ना, मतलब 0.99 टाइम्स आर ई आया था ना अभी मेरा, याद है कि नहीं? ऐसा आया था हमारे पास आंसर। मेरे को लग रहा था इतना कम क्यों होगा, लेकिन वैसे ही है। आर ई की वैल्यू जो है, इसको 99/100 लिख दिया होगा उन्होंने, और आर ई की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर 385 6.64 इंटू 10 टू द पावर, अभी हमने यूज किया है। हाँ वही आएगा, समझ गए ना? मतलब जो मैंने तरीका बताया वही तरीका यहाँ पर लगा। तो ये जो जब मैंने डेरिवेशन बताया ना, यही मैं बोला कि इसको ना अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। ध्यान देना, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेके बताया था कि भाई हाफ डिस्टेंस पे जाएंगे तो क्या होगा, वैसे ही उन्होंने क्या बोल दिया 1% हो जाएगा तो कितने डेप्थ पे नीचे जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? हाँ, कौन कौन से डेरिवेशन की रिवाइज करना मैं पूछूंगा भी, सारे फॉर्मूले पूछूंगा मैं सतीश।